गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे 12th क्लास से एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.6 के बारे में। तो स्टूडेंट्स 4.6 एक्सरसाइज में हम एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पढ़ेंगे। तो एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो स्टूडेंट्स 4.5 एक्सरसाइज तक हमने अपनी पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए वहां पे हमने क्या क्या सीखा है। वहां पे हमने किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना सीखा था। हम सबको पता है किस तरह से हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद हमने माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ा है। जब हमने माइनर्स और कोफैक्टर्स को पढ़ लिया था, उसके बाद किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है हमने वो सीख लिया था। फिर एडजॉइंट का यूज करके हमने इनवर्स निकालना सीखा था किसी भी मैट्रिक्स का, और इनवर्स के लिए हमने फॉर्मूला यूज किया था एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। देखिए ये जो बेसिक बातें हैं हमने एक्सरसाइज 4.5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.6। यहां पे हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का यूज करना है। देखिए किस टाइप की एप्लीकेशंस हमें मिलेंगी। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स और इन 3 वेरिएबल्स, इस तरह से हमारे पास दो सिस्टम दिए गए मिलेंगे इक्वेशंस का, जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं या फिर 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो देखिए 2 वेरिएबल्स का मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं किस टाइप की इक्वेशंस मिलेंगी। भाई x plus 2y equals to 5 and 2x minus y equal to 8। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मोर देन 1 इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने 10th क्लास में जो मेथड पढ़ा था उनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पढ़ा था, एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था। मोस्टली हम सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। वैसे इससे अलग एक ग्राफिकल मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हमने पढ़ा था। लेकिन मोस्टली जितने भी अभी यूज हम करते हैं वो मोस्टली क्वेश्चंस या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। लेकिन अब हमने इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का यूज करके। तो देखिए किस तरह से हम यूज करेंगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए जो ये सिस्टम दिया गया है हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और मैट्रिक्स फॉर्म में हम एक ए मैट्रिक्स बनाएंगे यहां से, और ए जो मैट्रिक्स रहेगा वो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स रहेगा। ये जो मैट्रिक्स है इसको हम नेम देते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। और इसमें क्या क्या वैल्यूज ली जाएंगी। तो ए मैट्रिक्स जो रहेगा यहाँ पे जो भी x और y के कोएफिशिएंट्स बनते हैं 1, 2, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट -1 है।
उसके बाद एक लेना है हमें वेरिएबल मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स को कैपिटल X से हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे उनको हमने यहाँ पे लिख देना है। तो x और y दो वेरिएबल हैं, तो x y ये हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये इक्वेशंस के राइट हैंड साइड में जितने भी हमारे कांस्टेंट रहेंगे, जो कांस्टेंट से मिलके मैट्रिक्स बनेगा, हम उसको नेम देते हैं B मैट्रिक्स और ये 5 8 है। तो इस तरह से हमने 3 मैट्रिक्स यहां से बना लेते हैं। अब देखिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं Ax = B। मींस जब A मैट्रिक्स को हम X मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे B मैट्रिक्स के साथ, तो हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ जाएगा। तो यहां से तो क्लियर हो जाना है। देखिए जो हम यहां पे लिखते हैं 1 2 2 - 1 एंड दिस x y और इसको इक्वेट करते हैं 5 8 इस मैट्रिक्स के साथ। तो यहां से हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी। लेकिन हमें इन दोनों इक्वेशंस को सिंपलीफाई करना है। ये तो मैंने बताया कि हम किस तरह से इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने उसको एक्सप्रेस कर लिया है Ax = B। उसी टाइप से अगर यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल्स का कोई भी मैट्रिक्स आएगा, उसको भी हम Ax = B की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वहां पे 3/3 ऑर्डर का जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होएगा, जब 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे तो उस केस में A जो होगा वो 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे 3 वेरिएबल आ जाएंगे और इसी तरह यहाँ पे B का ऑर्डर भी चेंज होंगे। तो ये तो थी बात कि किसी भी दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है। अब इस मैट्रिक्स फॉर्म में जो हमने एक्सप्रेस कर दिया है, यहां से ये कैसे पता करेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। तो देखिए हम आगे स्टार्ट करते हैं इसके बाद। देखिए जब भी हम किसी दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में Ax = B फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो उसके बाद हमने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। यहां से मींस x वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वाला जो x है प्री मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों साइड में, अप्लाइंग बाय A इनवर्स। तो क्या आएगा A इनवर्स into Ax, that is A इनवर्स B। A इनवर्स into A, that is आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही बन जाएगा। तो इस तरह से हमारी x वेरिएबल जो हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स था उसकी वैल्यू आ चुकी होती है। लेकिन इसके अंदर हमें जरूरत किसकी पड़ती है? A इनवर्स की। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर केवल A इनवर्स फाइंड आउट करना बाकी रहता है। A इनवर्स की मैट्रिक्स B के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन इक्वेट करने के बाद वेरिएबल मैट्रिक्स से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अब उससे पहले हम चेक करते हैं कि A इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 कंडीशंस बनती हैं। कंडीशन फर्स्ट जो बनेगी उसमें क्या रहेगा? इफ A determinant is not equal to 0। अगर A determinant not equal to 0 है तो उस केस में A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मींस A इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो एक यूनिक वैल्यू आएगी। तो इसीलिए हमारा जो ये यहाँ से सॉल्यूशन आएगा वो भी क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा? तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, देन system of equations has unique solution। वो जो सिस्टम हमें दे रखा है उसका यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, यानी कि उसकी केवल वेरिएबल जितने भी वेरिएबल है वहां पे दिए गए उन सभी की एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या रहेगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा।
पता चला अगर A determinant not equal to 0 है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद सेकंड कंडीशन हम बात करते हैं, इफ A determinant is not equal to 0, सॉरी इफ A determinant equal to 0, अगर A determinant की वैल्यू 0 आ जाती है तो क्या होगा? तो हमारे पास दो केस अराइज होते हैं। फर्स्ट केस हम यहां पे बात करते हैं, A determinant नॉट इक्वल टू 0 होने के बाद हम यहां पे एडजॉइंट ऑफ A इंटू B की वैल्यू निकालेंगे। यहां से A determinant 0 आ जाएगा, अगर A determinant 0 आएगा तो हम एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स A निकालेंगे, उसके बाद उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे B मैट्रिक्स के साथ। अब इसको चेक करेंगे, ये जो हमारा रिजल्ट होगा ये इक्वल टू 0 भी हो सकता है और नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है। हम सपोज कर लेते हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इक्वल टू 0 आ जाता है देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन has infinitely many solutions. तो देखिए जब एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इक्वल टू 0 बनता है तो जो हमारा दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, और जब सॉल्यूशन है उसका तो उस केस में ये दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो रहेगा ये कंसिस्टेंट भी हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट जो केस बचता है, इफ एडजॉइंट ऑफ A इंटू B नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन has no solution. उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और केवल इस केस में जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम रहेगा। इनकंसिस्टेंट होने का मतलब यही होता है कि ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन व्हिच हैज नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट होने का मतलब ये रहता है ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन व्हिच हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है। यहाँ पे इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन केस बनते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। तो देखिए ये तीनों कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है। आप वीडियो पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। हमें करना क्या है, किन्हीं भी दिए गए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले उसको मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ax इक्वल टू b। वहां से हमने a की, x की और b मैट्रिक्स की वैल्यूज निकाल के रख लेनी है। उसके बाद हम स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले हम A डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, वहां से हमें पता चलेगा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसा है, उसके यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है या इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। A डिटरमिनेंट निकालने के बाद अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन आता है तो यूनिक सॉल्यूशन के बाद हमें A इनवर्स फाइंड आउट करना है। ये वाला कंडीशन इसमें A इनवर्स की जरूरत पड़ेगी तो हम A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स निकालने के लिए हम एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट ऑफ A को डिवाइड कर लेंगे A डिटरमिनेंट से और उन वैल्यूज को इस कंडीशन के अंदर पुट करके कंपेयर करके हम वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन अगर A डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाता है तो उसके बाद हम सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे, पहले A डिटरमिनेंट 0 आने के बाद हम एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ A वहां पे भी निकालना था, यहाँ पे भी निकालेंगे, लेकिन वहां पे एडजॉइंट ऑफ A का यूज किया था A इनवर्स निकालने के लिए, उसको डिटरमिनेंट से डिवाइड करके। लेकिन यहाँ पे डिटरमिनेंट 0 है तो हम एडजॉइंट निकाल के उसकी B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आंसर 0 आएगा तो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन में
क्वेश्चन लेके एक्सरसाइज से सॉल्व करके देखेंगे किस तरह से इनफाइनली मैंने सॉल्यूशन आए हैं और कौन से सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे। उसके बाद अगर एडजॉइंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, हमें वहीं पे स्टॉप कर देना है कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन एंड द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 4.6 का बेसिक। यहाँ पे हमने एप्लीकेशंस का यूज करना है, तो जो क्वेश्चंस दिए गए मिलेंगे वो 3x3 ऑर्डर का ए मैट्रिक्स हो सकता है या फिर उसके अंदर 3 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस दिए गए मिलेंगे या फिर 2 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए हम बारी बारी से एक एग्जांपल लेंगे, इसके लिए आप अगली वीडियो देखिए हमारी। तो अगली वीडियो में हम यहाँ से कुछ एग्जांपल्स को कंप्लीट करके देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।